बस की प्रतीक्षा में वो स्टॉप के शेड में बैठी थी। गर्मी के कारण पसीने से लथपथ सामने की मुख्य सड़क से लगातार ट्रैफिक भर्राता गुजर रहा था। कारें, सामान से लदे वाहन, ऑटो, सिटी बसें। हाथ के बैग से उसने मिनरल वाटर की छोटी बोतल निकाली और 3 से 4 घूंट पानी पीकर गला तर किया। कुछ राहत मिली तो उसे सहसा माँ के कहे वाक्य स्मरण हो आए। बुरे से बुरे हालात में भी जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ ऐसा संबल हमें मिल जाता है कि हम व्यर्थ हो गए जीवन में भी अर्थ खोज लेते हैं। हालांकि बुरे हालात का दिमाग पर इतना असर होता है कि जीने की सारी आशाएं ही जीवन से फिसल जाती हैं और आदमी हो या औरत, आत्म हिंसा रूपी भावनाएं दिलो दिमाग पर हावी हो जाती हैं। जिंदगी को इसलिए हमें कसकर थामे रखने वाले साहस की जरूरत होती है। साहस बाहर से नहीं, हमें अपने भीतर ही पैदा करना होता है। वादा करो, निराशा में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगी जो मुझे बहुत अखरे और तुम्हें अपनी बेटी कहने मानने पर पछताना पड़े कि मैं एक कमजोर दिमाग की लड़की की माँ थी। विषम स्थितियों में भी हमें अच्छी स्थितियों की तलाश करनी चाहिए। निराशा जीवन का लक्ष्य नहीं होती। आशा की डोर हमेशा हमें थामे रहना चाहिए। इस महानगर के भर्राते ट्रैफिक के ही शिकार हो गए थे मनीष। अपनी मोटरसाइकिल पर सुबह दफ्तर के लिए निकले थे और आधे घंटे बाद ही अस्पताल से फोन आया था, तुम्हारे पति मनीष की बस से टक्कर होने से मृत्यु हो गई है। अस्पताल में आइए, पुलिस से खाना पूरी करवा कर पति का शव ले जाइए। विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रही है वो वास्तव में सच है। हड़बड़ाई सुलभा अस्पताल के लिए निकल गई। निपट अकेली बेतहाशा भागते ट्रैफिक के पार सड़क के उस तरफ बने गुलाबी रंग के अस्पताल में कुछ देर पहले वो डॉक्टर शर्मा के पास बैठी थी। जांच करवाने आई थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि वो गर्भवती है। वो सोचती थी बच्चे के सहारे वो अपनी सूनी और नीरस जिंदगी को शायद ठीक से समेटने में सफल हो जाए। जीने का संबल मिल जाएगा तो जीवन का अर्थ भी खोज लेगी वो। पर डॉक्टर शर्मा ने जांच करने के बाद उससे साफ कह दिया, सॉरी मिसेस मनीष, आप गर्भवती नहीं हैं। आपको गलत फहमी है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो हताशा के बावजूद अविश्वास से बोली थी। 3 महीने से मुझे पीरियड नहीं आया है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। आपके जांच में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं डॉक्टर? नहीं, अपने पति मनीष की मौत के हादसे ने आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है। हार्मोनल असंतुलन के कारण कभी कभी कुछ महिलाओं को पीरियड्स में इस तरह की गड़बड़ियां झेलनी पड़ती हैं। जब दिलो दिमाग संतुलित हो जाएंगे तो हार्मोनल साइकिल भी सही हो जाएगी और सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये सोचना मेरे पति की मौत से कम भयानक नहीं है डॉक्टर। वो आंसू भरी आंखों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसे अस्पताल के उस कक्ष में सब कुछ डबडबाता व डगमगाता नजर आ रहा था। पानी में तैरता, डूबता और बहता सा। सिर को हल्के हाथों थपक दिया था डॉक्टर ने। जो सच है उसे तो स्वीकारना ही पड़ता है मिसेस मनीष। मनीष की मृत्यु मेरे लिए भी एक बड़ा हादसा है और अपूरणीय क्षति है। अक्सर दफ्तर से लौटते वक्त मनीष हमारे पास अस्पताल में कुछ देर बैठता था। हमारा सहपाठी रहा था वो। ये दूसरी बात है कि मैंने मेडिकल लाइन पकड़ी और उसने कंप्यूटर विज्ञान की लाइन। अस्पताल से हताशा निराश निकली सुलभा। बाहर आते ही उसने माँ को फोन लगाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि मुझे भ्रम है, माँ कुछ नहीं है। अब क्या होगा, कैसे और किसके सहारे जीने का मन बनाऊंगी? सिवा अंधकार के अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। माँ फोन पर बिसूरती बेटी को तरह तरह से तसल्ली देती रही और कर भी क्या सकती थी।
हालांकि उनके दिमाग में ये बात भी आई थी कि बेटी माँ नहीं बन रही तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। जब उसका गम कुछ हल्का होगा और जिंदगी पटरी पर लौटेगी तो वो दूसरी शादी के बारे में सोच सकती है। पति के बीमे की रकम कितने दिनों तक उसके जीवन का आधार बनेगी। आखिर तो उसे कोई नौकरी करनी पड़ेगी और बिखरे जीवन को फिर से समेटना पड़ेगा। बहुत संभव है कि उसे फिर कोई उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए। बच्चे वाली महिला से दूसरी शादी करने में लोग अक्सर हिचकते हैं। माँ ने भले कुछ ऐसा सोचा हो, पर सुलभा के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई सूचना बेहद मारक थी और निराशा के गर्त में डूब जाने के लिए बहुत ज्यादा। मनीष के मित्र डॉक्टर ने सुलभा से कई बार कहा था, घर पर दिन भर पड़ी पड़ी क्या करती हो, हमारा अस्पताल ज्वाइन कर लो, नर्स की ट्रेनिंग ले रखी है तुमने, किस दिन काम आएगी ये। पर मनीष ने ही डॉक्टर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब क्या करेगी सुलभा, वो मामूली नौकरी करके मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, घर संभालो, कुछ नई हॉबीज के बारे में सोचो, किसी सामाजिक एनजीओ में अपने लिए उपयुक्त भूमिका तलाशो। नर्स के जॉब में तुम्हें कोई आत्म संतोष नहीं मिलेगा, जिसकी जरूरत हम मध्यम वर्गीय लोगों को सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि आज जब वो डॉक्टर के अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने उसके सामने वो पुराना प्रस्ताव नहीं दोहराया, पर सुलभा जानती है जब चाहेगी डॉक्टर के उस अस्पताल को ज्वाइन कर लेगी और अपना गम भुलाने में उसे सहूलियत हो जाएगी। सहसा उसने सामने दहाड़े मारते गुजरते ट्रैफिक के बीच देखा कि एक सफेद रंग के बड़े बड़े छबरीले बालों वाले पमेरियन ने सड़क पार करनी शुरू कर दी। वो हालांकि काफी सावधान है, पर जानवर आदमी जैसा सावधान कैसे हो सकता है। उसे लगा अभी कुछ ही क्षणों में वो सफेद पमेरियन सड़क पर किसी वाहन के पहियों से कुचल जाएगा और उसका शव सफेद से लाल खूनी रंग में रंग जाएगा। एक दर्द भरी छोटी सी चीख निकलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ होगा मनीष के साथ भी। हेलमेट के बावजूद सिर बुरी तरह कुचल गया था, पहचानने में नहीं आ रहे थे। मोटरसाइकिल की तरह ही उनके शरीर के भी परछड़े उड़ गए थे। वही कुछ इस सफेद पमेरियन के साथ कुछ ही पलों में होने जा रहा है। एकदम उछलकर वो सड़क की तरफ दौड़ पड़ी और बिना अपनी जान की परवाह किए वो उस पमेरियन को बचाने का जोखिम उठा बैठी। दाईं तरफ से आती लंबी कार ने जोर से ब्रेक लगाई। चीखती गाड़ी थमते थमते भी उस तक आ लगी। शीशा नीचे कर उसमें बैठा अफसर नुमा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हैं आप, बेवकूफ हैं क्या? एक कुत्ते को बचाने के लिए अपनी जान झोंक दी। मरना है तो जाकर यमुना या रेलगाड़ी चुनिए, हम लोगों को क्यों आफत में डालती हैं? आप तो निपट जाएंगी, पर हम पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। पर सुलभा जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसने सड़क पर से उस सफेद सुंदर पमेरियन को उठा लिया और गोद में लिए वापस बस स्टॉप के उस शेड में आ बैठी। अब वो हाँफ रही थी और उस कार वाले की बात को गंभीरता से ले रही थी। कहे तो वो सही रहा था, एक कुत्ते के लिए उसे ऐसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। पता नहीं सड़क के इस पार की कॉलोनी में किस मकान का पालतू जानवर है ये। दुर्घटना जो अभी अभी होते होते टली, उसके विषय में सोचते हुए उसके रोए खड़े हो गए। सचमुच वो बाल बाल बची। अगर उस कार चालक ने पूरी ताकत से ब्रेक न लगाया होता तो आज वो इस पमेरियन के साथ ही सड़क पर छत बिछत लाश बनी पड़ी होती। पमेरियन को गोद में उठाए सुलभा स्टॉप के शेड के पास ही खोखे में रखी कोल्ड ड्रिंक और नमकीनों की दुकान की तरफ बढ़ गई। एक वृद्ध दुकानदार के रूप में वहां बैठा था।
आपने जैसी बेवकूफ़ी आज की है वैसे फिर कभी ना करिएगा। उस वृद्ध ने सुलभा को हिदायत दी। इस शहर का ट्रैफिक बहुत बेरहम है। वो तो कार वाला भला आदमी था जो उसने ब्रेक लगा ली और आप बच गई, वरना जो होने जा रहा था वो बहुत बुरा होता। आपके पति और बच्चे आपको खोकर बहुत पछताते। अच्छी खासी होती हैं आप, ऐसा कैसे कर बैठी। उस वक्त इस नन्ही जान को बचाने के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं पाई। अब उस सब को सोचती हूँ तो भय से मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। सचमुच मैं गलत कर बैठी थी, पर मुझे संतोष भी है कि मैं इस कुत्ते की जान बचाने में सफल हो गई। ये सब सोचकर हंस दी सुलभा। एक बार को उसे लगा उसने अद्भुत साहस का परिचय दिया है। आज वो जीवन में जोखिम भी उठा सकती है, इसका भान हो गया उसे। अच्छा भी लगा, गर्व भी महसूस हुआ। क्या वो इस जानवर को बचाकर अपने पति को बचाने की कल्पना कर रही थी, या फिर इस नन्ही जान को बचाने के पीछे अपनी कोख में न आए नन्हे बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी थी। अवचेतन में आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे अचानक स्टॉप की बेंच से उछालकर सड़क के बीचों बीच पहुंचा दिया था। क्या आप बता सकते हैं बाबा की इस पीछे वाली कॉलोनी में किस घर का ये पालतू कुत्ता है? सड़क के उस पार ये भटकता हुआ पहुंच गया होगा। इस पार आने की कोशिश ये इसलिए कर रहा था कि ये इस पीछे वाली कॉलोनी में ही किसी घर में पला हुआ है। ठीक कह रही हैं आप, मकान नंबर 301, वृद्ध बोला। एक वृद्धा इसे पाले हुए थी, पर 15 से 20 दिन हुए उसकी मृत्यु हो गई। फिर इस कुत्ते की किसी ने सुध नहीं ली। वो अकेली रहती थी। जो लोग उसका मालमत्ता समेटने आए उन्होंने भी इस मासूम जानवर को ले जाना जरूरी नहीं समझा। ये बेचारा अक्सर यूं ही कॉलोनी में भटकता रहता है। क्यों? ये है तो बहुत प्यारा और भोला भाला, कोई भी इसे पाल लेता। सुलभा ने प्यार से उसके सिर को सहलाया, मानो अपने नए पैदा बच्चे के सिर को सहला रही हो, जिसके सिर पर रेशम जैसे नरम बाल हों। मनहूस मान रहे हैं लोग इस मासूम जानवर को, वृद्ध ने बताया। वो वृद्धा 2 महीने पहले ही इसे कहीं से लाई थी। पहले भी उसके पास एक कुत्ता था, काले रंग का। वो उसका बहुत वफादार जानवर था। इस सड़क पर ही किसी वाहन के नीचे आकर मर गया तो वो बहुत रोई, कल्पी, जैसे उसका अपना कोई था। उसकी मौत हो गई तो आदमी जानवर को भी कितना चाहने लगता है। कुछ सोचकर वो वृद्ध फिर बोला, लोग इसे रोटियां दे देते हैं पर पाल नहीं रहे, क्योंकि ये उस दिन वृद्धा की लाश के पास बैठा रोता रहा। तब इसे मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। सुलभा ने प्यार से उस कुत्ते के रेशम बालों पर हाथ फिराया। ले जाइए, वृद्ध बोला। इस मोहल्ले में इसे कोई नहीं पाल रहा। अच्छा रहेगा, इसे एक घर मिल जाएगा। कुछ सोचकर वो फिर बोला, लेकिन आप इसे बाद में किसी कारण मनहूस मानकर छोड़ न दीजिएगा। मोहल्ले में मैं ही अकेला ऐसा आदमी हूँ जो इसे अपने घर के बरामदे में रात को सोने देता हूँ। जब इसे कहीं रोटी नहीं मिलती तो ये मेरे घर के दरवाजे पर अपने नन्हे पंजे मारने लगता है। मैं समझ जाता हूँ ये भूखा है और इसे किसी ने आज खाने को नहीं दिया है। बरामदे में ये एक तरफ मैंने छोटा सा बर्तन रख रखा है, उसमें पानी हर दिन भरता रहता हूँ। ये उसे पीता रहता है। आप इसे मनहूस नहीं मानते? सुलभा ने उस वृद्ध से पूछा। मानता तो हूँ, डर भी लगता है कि कहीं उस वृद्धा की तरह मैं भी किसी दिन अकेला ही अपने मकान में मरा ना पाया जाऊं। पर इसकी भोली और अपनत्व भरी आंखों में जो अद्भुत चमक मुझे दिखाई देती है, उसके आगे मैं मनहूसियत की बात लगभग भूल ही जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, ना कोई जानवर मनहूस होता है और ना घर ना आदमी। मनहूसियत का ख्याल हमारे मन का अपना भय होता है। वो उल्लू या गुग्गू का बोलना
हो या कौवे का किसी के सिर पर बैठना या फिर बिल्ली का रात को किसी घर के आसपास रोना, हम अपने भीतर के भय को ही शायद इन बहानों से बाहर निकालते हैं, वरना ये जानवर स्वाभाविक रूप से अपना जीवन जीते हैं और आवाजें निकालते हैं। सुलभा बोली, कोई अगर मोहल्ले में इसे खोजे तो आप बता दीजिएगा। आप चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लें। फिर उसने उस वृद्ध का नंबर पूछा और अपने फ़ोन से मिलाकर उसे फ़ोन कर दिया। वृद्ध का फ़ोन बजा तो उसने उसे सेव कर लिया। अगर किसी कारण मैं इसे रख ना सकी तो आपको वापस दे जाऊंगी। कम से कम ये जीवित तो रहेगा। आप इसे बस से तो ले जा नहीं सकेंगी। बस वाले इसे भीतर नहीं ले जाने देंगे। वृद्ध ने पूछा, तब ऑटो कर लूंगी। संक्षेप में कह वो सड़क की तरफ पलटी और एक खाली ऑटो ले अपने घर चल दी। रास्ते में सोचती भी रही, अगर कल को नौकरी पर जाने लगी तो ये अकेला फ्लैट में कैसे रहेगा। अपने खाने की तो उसे बहुत चिंता नहीं होती, पर इसके लिए तो कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। किसी जानवर को घर लाना आसान है, पर उसे पालना, उसके खाने पीने का प्रबंध कर पूरे एक बच्चे का पालना और उसका ख्याल रखना है। वो वृद्ध सही कह रहा था। अगर ना पाल सकी तो इसे उसी मोहल्ले में छोड़ना पड़ेगा। कम से कम जिंदा तो रहेगा। रास्ते में पड़े बाजार से सुलभा ने उस कुत्ते के लिए गले का पट्टा और जंजीर खरीदी। पानी के लिए एक बड़ा बर्तन, खाने के लिए घर में कटोरा था ही। पोटी के लिए क्या करेगी। सुबह इसे लेकर सड़क पर जाना ही पड़ेगा। वो ये सोचते सोचते अतीत में चली गई। पिता जब माँ को अकेला छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए तो माँ पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुल हाई स्कूल पास थी, ना कोई ट्रेनिंग ना हुनर। वे दो बहनें और एक छोटा भाई, 3 बच्चों को अकेली माँ कैसे पाले। कई दिनों तक माँ कुछ सोच ही नहीं पाई, पर उन्होंने जिंदगी का सामना बड़ी बहादुरी से किया। अपने गहने बेचकर माँ ने अपने कस्बाई क्षेत्र के शहर में एक नया काम शुरू किया था। जाति और परिवार वालों ने उनका बहुत विरोध किया था, पर उनका स्पष्ट उत्तर होता था, फिर क्या करूं मैं। 2 लड़कियां हैं और एक लड़का, 3 बच्चों को कैसे पालूं। कल को उनकी शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई। बाप तो साथ छोड़ भागा, दूसरी औरत के पास चला गया। क्या मैं भी इन्हें बेसहारा छोड़ किसी के साथ भाग जाऊं। कुंवारे या अकेले रहने वाले नौकरी कर रहे लोगों को टिफिन में खाना पहुंचाने का काम शुरू किया था। शुरू में मुश्किलें आईं, पर उनके हल भी माँ ने सोचे। काम चल निकला। साग दाल वे खुद बनाती। रोटी बनाने के लिए एक सहायक औरत रख ली। टिफिन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए एक विकी चलाने वाले लड़के को रख लिया था। कुछ हजार लगाकर ये धंधा शुरू किया था माँ ने। न खास शिक्षा, न कोई तकनीकी ज्ञान। फिर क्या करती वे। माँ ने उसी धंधे की आमदनी से सुलभा को बीएससी कराया था। फिर उसे नर्स की ट्रेनिंग दिलवाई थी। उसकी छोटी बहन को भी पढ़ाया। अब उसका भाई भी आगरा में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। ये सब माँ ने अपने भीतर के साहस से करके दिखाया था। न डरी, न हिचकी, न अपनी आलोचनाओं की परवाह की। बाद में टिफिन मांझने और किचन के खाना पकाने वाले बड़े बर्तनों को मांजने के लिए अलग से एक महिला रख ली थी। अपने ग्राहकों को वे घर भी जब तब बुलाती थी और उन्हें विश्वास दिलाती थी कि जो वे टिफिन में खाने के रूप में भेजती हैं उसे बहुत ही सफाई से बनाया जाता है। लोग प्रभावित होते। शुरू में माँ का हाथ सुलभा, बहन और भाई ने भी बटाया था। बाद में बहुत कुछ काम के लिए रखी गई औरतों ने संभाल लिया। खाना एकदम घर जैसा बनता था, इसलिए लोगों को पसंद आता। फिर लोगों ने सुबह नाश्ता भी चाहा।
जिसका मेन्यू माँ ने नाश्ता चाहने वालों की राय से ही बनाया। काम और अधिक बढ़ गया। माँ इसलिए सुलभा के साथ इस हादसे के बाद अधिक दिन नहीं रह सकी थी। लोगों को अक्सर अपने से मतलब होता है, दूसरों की क्या जरूरतें, विवशताएं और परेशानियां हैं, इनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। 250 से अधिक ग्राहक थे टिफिन और नाश्ते के। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ अलग चाहता था तो वो भी माँ बनाकर उसे भिजवाती थे। संतोष और जिम्मेदारी का अच्छा नतीजा भी हुआ। सुलभा का मनीष से परिचय एक दिन यूं ही ट्रेन की यात्रा में हुआ था। मुरादाबाद में नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी वो। छुट्टियों में घर आ रही थी कि ट्रेन में अचानक लुटेरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लुटेरों की अश्लील हरकतों से सुलभा को उस दिन मनीष ने ही बचाया था। फिर अगले स्टेशन पर सुलभा को अपने साथ उतार ट्रेन के चेयर कार वाले डब्बे में बैठाया। मेरे पास टिकट के इतने पैसे नहीं हैं, उसने हिचकते हुए कहा था। जब नौकरी करने लगो तो लौटा देना। मनीष मुस्कुराए थे। बस वो मुस्कान ही सुलभा को इतनी प्यारी लगी कि देर तक ठगी सी ताकती रही मनीष की तरफ। उसी दिन मनीष ने सुलभा का पूरा परिचय प्राप्त किया। सुलभा ने भी कुछ छिपाया नहीं, जो सच था सब बता दिया। सुनकर मनीष देर तक कुछ सोचते रहे, फिर पूछा, अब आगे क्या इरादा है? नौकरी किसी अच्छे अस्पताल में मिली तो तनख्वाह भी शायद इतनी मिले कि अपनी छोटी बहन को साथ रखकर पढ़ा सकूं। और अगर मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत ना दूं तो क्या करोगी? मनीष के होठों पर सहज मुस्कान थी। सुलभा पूछना चाहती थी, किस अधिकार से आप रोकेंगे? पर वो संकोचवश पूछ न सकी। सिर झुकाए हुए बोली, आपको अपने परिवार का इतिहास बता दिया। नौकरी करना मेरी मजबूरी नहीं लग रही। आपको इतिहास जान चुका हूँ। भूगोल अपने सामने देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ऐसी आत्मविश्वास से भरी लड़की को अपना जीवन साथी बनाकर मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मनीष हंसने लगे थे। तुम्हारे शहर चल रहा हूँ, तुम्हारी माँ से बात करूँगा। अगर वे मान गई तो अगले कुछ महीनों में ही तुम्हें मेरे साथ महानगर में रहना पड़ेगा। नौकरी मिल रही है वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी हमारे पास रहने को अपना फ्लैट भी होगा। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया है? माँ खाना बनाकर खिलाने वाली एक प्रतिज्ञा है, बाप दूसरी औरत के साथ रहता है। ये सब जानकर भी आपको हिचक नहीं हो रही? कुछ फैसले दिमाग से नहीं दिल से किए जाते हैं सुलभा, और एक बार जो दिल कह दे उसमें बहुत मेक नहीं करना चाहिए। मनीष बोले थे। माँ से उस दिन सारी बातें कर ली मनीष ने। घर द्वार भी देख लिया था, काम धंधा भी। माँ को आशा ही नहीं थी कि उसके लिए इस तरह अचानक कोई योग्य वर मिल जाएगा। अवसर को उन्होंने जाने नहीं दिया। हालांकि पिता ने जाना तो वे बाधक बनने के लिए आगे आए। माँ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हम लोगों से आपको क्या लेना देना? जब हमारे जिंदा रहने मरने की आपको कतई चिंता नहीं हुई तो बेटी के ब्याह में बाधक बनने का आपको क्या अधिकार है? गुस्से में पिता कह गए, भाड़ में जाओ तुम सब, मेरे लिए मर गए तुम लोग। कुत्ते की भूख के साथ वो वर्तमान में लौटी। घर लाकर सुलभा ने उसे दूध में रोटी मसल कर खिलाई तो वो खाने में ऐसे जुटा मानो महीनों से कुछ खाने को ना मिला हो। पानी के बर्तन में पानी रखा। पूरे फ्लैट में वो घूम फिर कर निरीक्षण कराया। फिर वो सुलभा के बेड के पास आ बैठा। एक झटका सा लगा सुलभा को, शायद इसी तरह उस वृद्ध वृद्धा के पलंग के पास बैठा ये रोया होगा। क्या रात को भी वो इस सवाल को आगे और सोचने का साहस नहीं जुटा पाई सुलभा। रात को सोने से पहले उसे सचमुच एक
अजीब भय ने जकड़ लिया। नहीं, ये सामान्य जंतु हरकत है, क्योंकि ये उस वृद्धा के पलंग के पास ही रहता और सोता रहा होगा, इसलिए वही माहौल पाकर उसी तरह ये पसर कर गया। लेकिन सुलभा अब मौत के ख्याल से डरने क्यों लगी है? अपने आप से पूछा उसने। पति की दुर्घटना में मौत और गर्भ में बच्चा न होने की मारक सूचनाएं सुलभा को जिंदगी से बेजार कर गई थी। वही सुलभा अब जीना चाहती थी क्यों? ये सवाल खुद उसके मन ने उससे पूछा। आशा के विपरीत वो सुबह सचेत हुई। एक क्षण को भय भी लगा। कुत्ता सुबह एक विशेष आवाज में कुकियाने लगा था। कुकियाने के साथ वो अपने नन्हे पंजों से सुलभा के पलंग को खरोचने लगा था। खरोचने की आवाज से ही उसकी आंख खुली थी और वो भय व आतंक से सहम सी गई। कुछ ही पल में उसने समझ लिया, कुत्ते को बाहर जाने की जरूरत है। वो उसके गले के बेल्ट में जंजीर बांध उसे लेकर बाहर सड़क पर आई तो कुत्ते ने मलमूत्र त्याग करने में देरी नहीं की। वृद्धा ने इसे सही शिक्षा दी है। वो उसे कुछ और देर तक टहलाती रही। वहां उसने कुछ भाग दौड़ की, अपने शरीर को खींचा ताना। अचरज से देखती रही सुलभा। जानवर अपनी जिंदगी को कितनी सावधानी से जीने लायक बनाते हैं। अचानक एक जबर कुत्ता भौंकता हुआ उस नन्हे कुत्ते की तरफ दौड़कर आया तो निहत्थी सुलभा सहम गई। कैसे इस हमले से अपने कुत्ते की रक्षा करे? कुछ सोच न पाई तो सड़क के किनारे पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठा लिया उसने और हमलावर कुत्ते को ललकारा। नन्हा कुत्ता भय से सिहर कर उसके पांव के नीचे आ छिपा। कल से वो एक डंडा साथ रखेगी। सुलभा ने पोमेरियम को हाथों में उठा लिया, सीने से लगा लिया। अपने आप को सुरक्षित समझ वो भी निश्चिंत हो गया। फ्लैट में आकर वो कुत्ते को उपयुक्त नाम व रिश्ता देने पर सोचने लगी। जब वो नौकरी पर जाने लगेगी, ये अकेला यहाँ कैसे रहेगा? ये समस्या उसका सिरदर्द बन रही थी, पर कोई ना कोई तरीका उसे सोचना ही पड़ेगा। दो उजड़े हुए साथी जैसे अनायास ही साथ हो गए हों एक दूसरे के सहारे को। आदमी हो या जानवर, बिना आपसी सहयोग के जीने में असमर्थ हैं। एक साथी चाहिए ही, चाहे साथी नन्हा ही हो। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।